हेलो, माय नेम इज सुशीत पांडे और आज इस वीडियो का टॉपिक है 13 दिसंबर 2001 के अटैक के बारे में, जिसमें हमारे हमारे 17 जवान शहीद हुए थे इस अटैक में। इस अटैक की शुरुआती कहानी पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद ने की थी। मतलब लश्कर तैयबा ने, जैश ए मोहम्मद ने ये किया था। उसका जो चीफ है मकसूद अज़हर, उसने ये प्लान इनिशिएट किया था कि हिंदुस्तान में घुस के हम उनके पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे। इसकी तैयारी हो गई थी और फिर आतंकवादियों ने इसके एक एम्बेसडर गाड़ी बनाई, एक फेक नंबर प्लेट के बेसिस के ऊपर, जिसमें सिक्योरिटी वालों ने चुपचाप जाने दिया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती निकली। अगर वो गलती नहीं की होते तो आज वो जवान, मतलब हमारे सात सुरक्षाकर्मी नहीं मरे होते। और इसका रिजल्ट ये निकला कि 5 आतंकवादी सीधा पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मतलब 12:15 पे, यानी 11:45 पे ये अटैक शुरू हुआ, जिसमें हमारे जितने जवान थे जो वहाँ पे तैनात थे, वो उन्होंने पार्लियामेंट के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। क्योंकि इससे पहले संसद में पहले वो चल रहा था, बहस चल रही थी, और तभी सारे सांसद के दरवाजे बंद कर दिए गए। क्योंकि अगर ये लोग सांसद में अगर घुस गए होते तो हमारे कई नेता मारे जाते। और ऑफ कोर्स उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रॉम 6 मार्च 1998 टू 26 मई 2004, मतलब पूरे 5 साल के टेन्योर में अटल बिहारी वाजपेयी को सेटबैक्स भी झेलने पड़ गए। एक साइक्लोन, एक यानी एक वॉर, एक अटैक, 2 साइक्लोन्स और एक भूकंप आया था। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के खुद के टेन्योर में भी बहुत कुछ हुआ, जो ऑफ कोर्स पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हुए। लेकिन इस अटैक में जब 11:45 पे अटैक शुरू हुआ था, तो उस समय हमारे जितने कॉन्स्टेबल्स एज ए CRPF डिप्लॉयड थे वहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले पार्लियामेंट के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। और फिर जो पहला आतंकवादी था वो घुसा, उसको तो बी संतोष कुमार ने तो अपनी गोली से ख़त्म कर दिया था। और कैप्टन सुरेंद्र सिंह जो CRPF में डिप्लॉयड थे, उन्होंने क्या किया, वो दीवार के पीछे छुप के गोली चला रहे थे। और उनसे एक गोली आतंकवादी के यहाँ इधर इतनी ज़्यादा लग गई कि जो बम था, बम पूरा फूट गया। और वो चारों ओर से बम के धमाके और गोली चला रहे थे, जिससे सांस की बनी दीवारें, जो उसमें अंग्रेज़ की सरकार में आते, चूर चूर के गोलियों से, यानी चुर्रा निकालने लग गया। और जो दूसरा आतंकवादी था, उसको तो ये लोग निपटा दिए। मतलब एक आतंकवादी को सबसे पहले उसमें मारा, बंदूक की गोली से मार दिया, क्योंकि जो बम का वेस्ट उसने पहन रखा था उसने बम का वेस्ट। और इससे क्या हुआ, फूट गया, मर गया, और उसके पूरे पर कच्छे उड़ गए। और उस वजह से उसके खून और मांस के टुकड़े सांसद दीवारों पे चिपक गए। अब जो 3 आतंकवादी थे, 4 थे टोटल, क्योंकि एक मर चुका था, और अब थे 4 आतंकवादी, जो बचे हुए आतंकवादी थे 4। और जो 4 आतंकवादी थे, इनमें से 3 को तो संतोष कुमार ने निपटा देते अपनी सेल्फ लोडिंग के राइफल से हुई एक एक गोली मार के। आखिरी बचा हुआ आतंकवादी को तो गेट नंबर 5 के श्यामवीर सिंह जी ने तो उसे तो गोली से भून के नर्क भेज दिया उसे। लेकिन इसके पहले हथगोले फेंक रहा था, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था।
और इसके बाद उसने क्या किया, शामवीर सिंह जी ने क्या किया, जो खुद के कांस्टेबल थे, तो उन्होंने गोली से उसे छल्ली कर दिया। पूरे पूरे 30 मिनट की फायरिंग में हमारे कई जवान शहीद हुए। ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट इसे बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन और इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने एक डेडिकेटेड यूनिट तैयार किया था। अब जिन जिन लोगों ने ये अटैक किया था, इसमें शौकत गिलानी और अफजल गुरु मेन एक्यूजेस अटैक का। तो इनको तो सबसे पहले तो उठा ली घर से। तो जो 3 लोग थे, मतलब 4 लोग थे टोटल, एक था शौकत गिलानी, अफजल गुरु और उसकी बीवी। शौकत और गुरु को तो ये लोग छोड़ देते हैं क्योंकि एविडेंस था नहीं, लेकिन अफजल गुरु और गिलानी को 10 साल की सज़ा दे दी गई। और जो अफजल गुरु था उसको तो ये लोग छोड़े ही नहीं, पकड़ लिया उसे, पकड़ भी लिया, सब कुछ उसने उगल दिया सच। और उसके बाद एक इंटरव्यू में उसने कहा था, 2006 के इंटरव्यू में, उसको 2006 का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, और उससे बोल रहा था अगर मैं मर भी जाऊंगा ना, तो तब भी ये इंडिया के लोकतंत्र में सबसे बड़ा काला धब्बा होगा। और 9 फरवरी 2013 को, मतलब एग्जीक्यूशन के जस्ट पहले, उसकी दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंची, और जिसे तो 2013 में, और यानी कि उस समय के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने क्लियरली रिजेक्ट कर दी प्ली। उसके बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी दी गई उसे, द मेन एक्यूज्ड ऑफ पार्लियामेंट अटैक। लेकिन इससे पहले भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिससे इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट जंग पर जाने वाले थे। एक्चुअली हुआ ये कि इस अटैक के बाद इंडिया ने एडवाइजरी इशू कर दी, और सभी कंट्रीज़ ने इन्हें जितने उनके एम्बेसडर्स थे एयरपोर्ट पे, जितने हाई कमिश्नर्स इंडिया में थे, सभी को एडवाइस भेज दी कि आप अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लीजिए। और उन कंट्रीज़ ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया, और सारे इंडियन आर्मी में सभी आर्मी ऑफिसर्स की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया। बॉर्डर 7 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए, और पाकिस्तान ने इसके जवाब में 3 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए। अब इस वजह से क्या हुआ, हमारे 1874 जवानों ने अपनी जान दे दी, अपनी जान की परवाह किए बगैर। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि हमारे जवान कुछ भी कर सकते हैं, मर मिट सकते हैं अपने देश के लिए, लेकिन वो अपना गौरव कभी नहीं भूलते। दे नेवर फॉरगेट देयर वैल्यूज़ एंड ऑनर विच दे गेट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। तो ऑलमोस्ट तो वॉर की सिचुएशन हो चुकी थी। 5 महीने तक ये स्टैंड ऑफ चला। अगर और एस्केलेट होता तो बात न्यूक्लियर बम फोड़ने तक की आ जाती। लेकिन हर कोई ये जानता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान ने कभी भी न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं किया है, बस कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन हुआ है। अगर हद से ज़्यादा हो जाता तो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया जाता। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने 31 मई 1999 को कहा था, अगर इंडिया और एस्केलेट करेगा हम सीधा बम फोड़ देंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी उन लोगों में से नहीं थे जो न्यूक्लियर बम की धमकी से डर जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उस दिन का सूर्य नहीं देख पाएगा। और ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान ने हमेशा जब हमने उनसे करीब बनाना, यानी हमने उनके साथ ट्रीटीज़ भी साइन की, जिनमें से सबसे पहला तो शिमला एग्रीमेंट था। शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों देश अगर उनका कोई डिस्प्यूट चला तो उसे पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। दे वुड रिजॉल्व इट विद पीस। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उनकी आर्मी ने पीठ पीछे हम पे खंजर खोप दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत दुखी थे। अब समझ लीजिए कि नवाज शरीफ उस समय 49 ईयर्स के थे, और हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी 74 साल के थे। समझ लीजिए कि कितना का डिफरेंस है एज में। 25 साल का अंतर है, 25 साल।
24-25 साल के आसपास। लेकिन इस बात से अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना टूट गए, और टूटे नहीं, वो एकदम भड़क गए इस एक्ट ऑफ बिट्रेयल की वजह से। सीधा उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जितने जनरल्स थे उनको बुलाया। अब आप लोग मुझसे पूछोगे ये मैं पॉइंट में उठा क्यों रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके जस्ट पहले 3 मई 1999 को कारगिल में इंट्रूजन लॉन्च किया था अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा, जिन्होंने LOC क्रॉस करके द्रास, कारगिल, बटालिक ऐसे कितने सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को कैप्चर कर लिया था। जिसमें से NH-1 एकदम जो श्रीनगर हाईवे था एकदम के निशाने पे आ गया था, और इससे इंडियन आर्मी के साथ सप्लाई लाइन्स कट हो गए। सो इससे क्या पता लगा कि लाहौर एग्रीमेंट हमने उनसे फरवरी 1999 में साइन किया था हमने, यानी हमारे PM अरविंद वाजपेयी जी ने किया था। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और मुजाहिदीन ने पीठ पीछे खंजर खोपा। रिजल्ट कारगिल वॉर शुरू हो गई, और अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत इससे कहाँ तक सहमत थे। सीधा उन्होंने कहा था कि इस शर्मनाक हरकत का वो एकदम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मीटिंग जैसे मैंने बताया उन्होंने की। सबसे पहले उन्होंने आर्मी एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनेस को कहा कि एयरफोर्स को ग्राउंड पर उतारिए। दूसरा, नेवी के जो भी कमांडर थे उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी में अपनी ट्रेनिंग का फिक्सेशन कर लो, जो उन्होंने 1999 के मई महीने में किया था। और एयरफोर्स का हो गया। अब उसमें आर्मी जनरल वेद प्रकाश मलिक जी भी इन्वॉल्व थे, और इससे एक बात साफ थी कि ऑलमोस्ट जंग डिक्लेयर हो चुका था जो पाकिस्तान ने किया। और इस वजह से वॉर शुरू तो एक्चुअल में तब हुई थी जब एयर कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल किया था 26 मई 1989 को, ऑपरेशन सफ़ेद सागर और ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार को मेजरली 3 ऑपरेशन थे। ऑपरेशन तलवार बाय इंडियन नेवी, ऑपरेशन सफ़ेद सागर बाय इंडियन एयरफोर्स एंड ऑपरेशन विजय बाय इंडियन आर्मी। उन्होंने किया ये 3 महीने तक ये चला था ये कॉन्फ्लिक्ट। 2 महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला था, 2 महीने तक। इसमें पाकिस्तान के कई सारे सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो वीर गति के प्राप्त होने को लायक बचे कहाँ थे। उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। गद्दारी का यही तो फल हुआ कि जंग हार गया। US, यूरोपियन कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज थे उन सब ने पाकिस्तान को कंडेम किया और इंडिया का साथ दिया जब जंग पाकिस्तान हार गया। और वैसे मैं एक बात बता भी दूं कि उनके 5000 जवान में से 1000 लोग को तो निकाल दिया गया था कारगिल वॉर के कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि नवाज शरीफ पे प्रेशर बढ़ रहा था US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा, जो उन्होंने कहा था अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर लो या तो उनको वही छोड़ दो कॉन्फ्लिक्ट में ही। तो नवाज शरीफ ने कॉन्फ्लिक्ट से दूर होना ही सही समझा, क्योंकि अगर पूरे 5000 जवान अगर पाकिस्तान के मर जाते ना तो पूरी 5000 फैमिलियों का सत्यानाश हो जाता। समझ लो 5000 × 5 कितना हुआ, 25,000 खानदान खत्म हो जाते। और रिजल्टेंट आर्थिक स्थिति में डाउनफॉल शुरू हो जाना। क्योंकि एक मिनिस्टर ने कहा था 31 मई को कि इंडिया ने अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ाया तो हम न्यूक्लियर बम से अटैक कर देंगे। लेकिन इंडिया पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अगर अटैक किया तो तभी करेंगे। और US को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर दोनों न्यूक्लियर वॉर पे आ जाते ना, क्योंकि World War II को ख़त्म हुए 51 साल हो चुके थे कब के, और 51 साल में अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती
तो कॉन्टिन्यूस न्यूक्लियर वॉरिंग से मास लॉस होती, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, मिलिट्री और रिसोर्सेज का भी बहुत होता। तो 2001 के पार्लियामेंट अटैक में हमारे 7 जवान शहीद हो गए। उनको इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको सम्मान दिया। एक महिला भी शामिल थी, कांस्टेबल, एज अ कांस्टेबल वो थी, उसे अशोक चक्र दिया गया। और पाकिस्तान और ये इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था पार्लियामेंट अटैक के बाद एकदम ऑलमोस्ट ऐसा था कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, लेकिन यूएस और इंटरनेशनल यूएनएससी ने जैसे तैसे करके इसको रिजॉल्व किया। सो मेरा वीडियो था उन शहीद जवानों को ट्रिब्यूट देना और साथ साथ में पाकिस्तान के इस करतूत को एक्सपोज करना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से नई सीख यही है कि जंग से सिर्फ नुकसान होता है, आम आदमी की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। जंग से नुकसान और सोल्जर्स मरे 100 अलग, खानदान खत्म। बाय।